Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. किसी को भी कोई भी दिक्कत आई है कल के टॉपिक जो पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड तो आप अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am, it is clear. ओके. ओके. तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था, आज ये कंप्लीट करना है. अब these statements have been corroborated by present day archaeologists who who have also found evidence on agricultural tract between the sacred center and urban core. कल हमने मैप में देखा था कि अर्बन एरिया जो है ये अर्बन कोर एरिया था, ठीक है. और यहाँ पे सेक्रेट सेंटर था, इनके बीच में एक कैनल थी आई गेस, जो इनको अलग करती थी, ठीक है. रॉयल सेंटर इस तरफ था और बाकी चीज़ें जैसे कि तुंगाभद्रा रिवर कहाँ बह रही है और बाकी जो एरिया है वो मेंशन किया हुआ था. अब ये इसके एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हो रहे हैं पुराने, उनको इसके एविडेंस मिले हैं कि इस एरिया के बीच में अर्बन कोर और सेक्रेट प्लेसेस के बीच में वो लोग चावल की खेती करते थे और कई सारे गार्डन्स भी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था. और कौन से चीज़ों से पानी वहाँ पर वो ले रहे थे, 2 लेक्स थे वहाँ पर, उनसे वो पानी ड्रॉ करते थे, ठीक है. ये स्टेटमेंट्स जो हैं आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कोलैबोरेट किए हैं, यानी कि पता लगाए हैं, क्योंकि उनको कई सारे एविडेंस मिले थे इस एरिया के बीच में जहाँ पर खेती बाड़ी के उनको निशान मिले कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी मिली जिससे वो कह पा रहे थे कि हाँ यहाँ पे खेती बाड़ी की गई है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ हुई है. क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट डे तो आप जाकर के जब पूरी प्रॉपर छानबीन करेंगे तभी आप वहाँ से कोई चीज़ एक प्रॉपर एक पॉइंट निकाल सकते हैं. तो उन लोगों को यहाँ पे मिले थे ये पॉइंट्स. और ये भी माना गया था कि यहाँ पे कैनल सिस्टम था, ठीक है. इस पूरे ट्रैक्ट में एक कैनल सिस्टम था जो पानी कहाँ से लेता था, तुंगभद्रा रिवर जो है वहां से वो पानी लिया करता था. ये इस चीज के बारे में बोला गया है, ठीक है. एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स जो हैं कई बार इन लोगों ने, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने अधिकतर फोर्टिफाई कर रखा था, हर चीज़ को अपने बाउंड्री के अंदर कर रखा था, भले ही वो फॉरेस्ट हो या एग्रीकल्चरल एरिया हो या फिर और भी जैसे लेक्स वगैरह वाटर बॉडीज हो, सारी चीज़ों के को ये क्या कर लेते थे, किलेबंदी कर लेते थे सब चीज़ों की, एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल जो है वो लगा दी जाती थी. तो ये ऐसा क्यों करते थे उस समय में, ऐसे क्या बात थी जिसके कारण इनको ये था कि आपको इस तरह की से. अब पहले क्या करते थे लोग बाग, राजा लोग जो होते थे ना कुछ, वो तो ग्रेनरीज होती थी ना जहाँ पे अन्न रखा जाता है, वीट वगैरह रखा हुआ है या ये सब, इसके इसको अंदर अपने ले लेते थे. लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने तो पूरा एग्रीकल्चरल लैंड को ही अपनी फोर्टिफाई कर दिया था, एग्रीकल्चरल उसको ही अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था. तो वो इसलिए किया था क्योंकि कई बार इन पर क्या होता था, हमले होते थे, लूटते थे, लूट मचती थी कई बार, इस तरह की चीजें होती थी. इस तरह की चीज़ें होती थी कि कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो लगाए जाते थे और टाउन और बिल्डिंग्स जो हैं उनको बिल्कुल उनकी असेंशियल सप्लाईज जो होती थी उसे कट ऑफ कर दिया जाता था. अब क्या होता था पहले में, यूँ तो होता नहीं था कि घर बना लिया, घर के अंदर जो है स्टोर रूम बना लिया और वहाँ पर अपने ग्रेनरीज जो है वो बना करके स्टोर कर लिया सारा खाने पीने का सामान. पहले उनके लिए एक अलग बिल्डिंग होती थी और वो उसको ही कर लेते थे. अब जो लूटपाट या कोई हमला करता है दूसरा किंगडम इनके ऊपर,
तो वो क्या कोशिश करता था, इनकी सप्लाई को कट करने की कोशिश करता था। सप्लाई एज इन ये जो रोजमर्रा की चीजों में काम आते हैं, खाने पीने की चीजें हुई या पानी हुआ, लेने देने का। अब इनके पाइपलाइन तो थी नहीं उस जमाने में कि पाइप डल गए तो घर में नल खोला और पानी आ गया। इनको उस समय में जाकर के लेके आना पड़ता था वाटर बॉडी से पानी कलेक्ट करके। तो ये इसीलिए इस चीज को फोर्टिफाई करते थे। और इन्होंने क्या किया, विजयनगरा के लोगों ने एडवांसमेंट दिखाते हुए इन्होंने प्रॉपर पूरे एरिया को जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, उस एरिया को ही, ग्रेनरीज को नहीं, जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको ही नहीं, उसके साथ में पूरा एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट जो है उन्हीं को अपने अंदर फोर्टिफाइड कर दिया था कि अब अगर हमला कोई बोल भी देता है तो कम से कम खेती बाड़ी तो प्रॉपर होती रहेगी, इन केस अगर ग्रेनरी खाली हो जाती है तो। वही अब हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले वाले पैराग्राफ को जो भी हमने कंप्लीट किया है, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई हो इस वाले पैराग्राफ में तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है इससे पहले जो हमने मैम हाँ जी। मैम मैम फ्रॉम द लाइन दिस स्टेटमेंट्स हैव बीन These statements have been corroborated by present day archaeologists। ये जो पहले के स्टेटमेंट थे जो दिखे हमें, पढ़े हैं हमने कि ये उगाया करते थे चावल और कई सारे गार्डन थे और बहुत पानी था वहाँ पर, ये आज के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अग्री किया है, क्योंकि उनको कई सारे सबूत मिले हैं ये सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में कि हाँ इस एरिया में खेती बाड़ी की जाती थी। वो चावल उगाते थे, जैसा पहले उन्होंने बोला था कि चावल उगाते थे, कई सारे गार्डन्स थे, उसके साथ में ये अग्री कर रहे हैं। ये ट्रैक जो है यहाँ पर कैनल सिस्टम लगाया गया था एक अच्छा सा, और जो पानी कहाँ से लेता था, तुंगभद्रा नदी जो थी उससे पानी लेता था, और ये अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो उससे पूरी किया करते थे। समझ आया बेटा? यस मैम आगे बढ़े अब। थैंक यू मैम हाँ जी, वेलकम। मैम हाँ बोलिए। ओके, यस मैम इट्स क्लियर, ओके ठीक है। Why do you think agricultural tracts were incorporated within the fortified area? अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि खेती बाड़ी करने वाला एरिया जो है उसके आसपास भी किलेबंदी करके उसको अंदर के साइड में सेफगार्ड किया गया था? Often, the objective of medieval sages was to starve the defenders into submission. अक्सर पहले ऑब्जेक्टिव्स जो होता था इस तरह के लूटपाट करने वाले लोगों का, उनका ये होता था कि वो भूखा मार दें डिफेंडर्स को, ठीक है, और फिर वो उनके सामने सबमिशन यानी कि सरेंडर कर दें। ठीक है, कैसे? यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है और उसके ऊपर किसी और कंट्री ने हमला कर दिया है, और उस कंट्री के अंदर उसने अपने सारे रिसोर्सेज को फोर्टिफाई कर रखा है, यानी सब जगह अच्छी खासी बॉर्डर लगा रखी है और सब चीज़ों को सेफ गार्ड कर रखा है। तो अब उसके अंदर खेती बाड़ी हो रही है, जो उनकी दिनचर्या चल रही है वो उसको प्रॉपर फॉलो अप कर पाएंगे, और बाहर से जो कंट्री है वो हमले कर रही है तो उसको डिफेंड भी कर पाएंगे पूरी तरीके से, कि लड़ भी पाएंगे उससे कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल, ये जो इन्होंने किया था विजयनगरा वालों ने, ये इनका लुकआउट था, इन्होंने आगे की सोच रखते हुए इस चीज़ को फॉलो किया और वाटर बॉडीज और फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड को अपने अंदर फोर्टिफाई कर दिया, जिससे इनको कोई कट ऑफ नहीं कर पाए इनकी नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं। अब दूसरा एक देश है, सपोज करो एक देश है जैसे कि अ, पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान है ठीक है, और इंडिया है। अब पाकिस्तान जो है उसके कुछ नदियां जो हैं वो इंडिया से पास ऑन होकर के जाती है पाकिस्तान के अंदर, और एज यू नो, एज यू आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट पाकिस्तान जो है वो अक्सर अपने रूल्स और रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल को वॉयलेट करता है, और
हमला करता रहता है। अब अगर इंडिया चाहे तो उसकी नदी जो वहां पे जा रही है यहाँ से, उसको अगर वो कट ऑफ कर दे तो हो जाएगी उसको दिक्कत, एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज उसकी पूरी हो रही है, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन नेचर है ना कि हाँ भले ही देशों में अलग अलग टेरिटरीज होती हैं, लेकिन वो ऐसे नदियाँ और वाटर बॉडीज जो है या समुद्र जो है उनको कट ऑफ नहीं करते हैं। अब अगर इंडिया नदी को ही कट ऑफ कर दे तो उसकी वाटर सप्लाई कम हो जाएगी, वाटर सप्लाई कम होगी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी कम हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं जाकर के नुकसान होगा और उसके ऊपर एक आफत आ जाएगी कि एक तो पहले उसने हमला किया और उसके पास में अब बेसिक नीड्स नेसेसिटीज पूरी करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं बचे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। किसको सरेंडर करना पड़ेगा, अपने हथियार डालने पड़ेंगे इंडिया के सामने। समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि इन लोगों ने क्यों। यस मैम। हाँ यस मैम। तो इन्होंने भी इसीलिए इस चीज से बचने के लिए कि इनके साथ में कोई इस तरह की चीज ना कर दे कि इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोजमर्रा की सप्लाईज जो हैं उनको उससे कट ऑफ नहीं करे, इसलिए इन्होंने सब जगह पे फोर्टिफिकेशन किया, यानी कि फोर्टिफाइड किया पूरे एरिया को, किलाबंदी कर दी। These sieges could last for several months and sometimes even years. अब इस तरह की जो ये लूटपाट चला करती थी उस समय में, हमले चला करते थे, कई बार ये कुछ महीने और कई बार तो कुछ सालों के लिए भी चला करते थे। Normally, rulers try to be prepared for such situations by building large granaries within fortified areas. और आम तौर पर रूलर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाया करते थे इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, कि अगर महीनों और सालों तक भी कोई लड़ाई चल रही है तो कम से कम हम अपनी किलाबंदी के अंदर अपने अन्न का जो भंडार है उसको तो रखें फोर्टिफाइड एरिया में, जिससे हमारे खाने पीने को तो कमी ना हो और हम लड़ भी पाए। The rulers of Vijayanagara adopted a more expensive and elaborate strategy for protecting the agricultural belt itself. अब जो रूलर्स थे विजयनगरा के, उन्होंने क्या एक महंगी और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई कि हम अपने एग्रीकल्चर बेल्ट को ही प्रोटेक्ट करेंगे, यानी उसी को हम अंदर फोर्टिफाई कर लेंगे कि हमारे यहाँ अगर खाना ग्रेनरीज खाली भी हो जाती हैं तो हम प्रॉपर खेती बाड़ी तो करते रहें, और उसके बाहर हमने अपनी फोर्टिफिकेशन कर दिया है कि कोई घुसपैठ नहीं कर पाएगा। A second line of fortification went round the inner core of urban complex, and a third line surrounded the royal center, within which each set of major buildings was surrounded by its own high walls. अब यहाँ पे हम 7 लाइन्स पढ़ रहे हैं जो एक अब्दुल रजाक जो थे उन्होंने दी थी। ठीक है, अब सेकंड लाइन में उन्होंने बताया है कि ये जो फोर्टिफिकेशन हुआ था ये सिर्फ अर्बन कॉम्प्लेक्स के तहत ही नहीं था, ठीक है, ये अर्बन कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ था। साथ ही साथ जो थर्ड लाइन थी उसके अंदर ये बोला गया है कि रॉयल सेंटर भी जिसके अंदर मेजर बिल्डिंग्स जो थी वो तो थी, और उसके साथ में टेम्पल्स वगैरह जिस तरह की जो चीज़ें थी वो भी फोर्टिफाइड थी। अब ये तो बेसिक है, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा राजा जो अपनी एग्रीकल्चरल बेल्ट को ही और फॉरेस्ट को और वाटर बॉडीज को चारों तरफ लगा रहा है, तो मेजर सिटी मेजर बिल्डिंग्स जो होंगी वो तो खैर इंक्लूडेड होंगी ही। ठीक है, अ, अपने फोर्टिफिकेशन के अंदर वो सब डालेगा ही वो। ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं उन बिल्डिंग्स के चारों तरफ बना दी गई थी। फोर्ट के अंदर एंटर होने का रास्ता जो था वो गेट्स से था। ठीक है, गेटवेज बनाए गए थे बड़े बड़े जो मेजर रोड से जोड़ते थे उस सिटी को, और वो जो गेटवेज थे वो आर्किटेक्चरल फीचर से देखे जाए तो काफ़ी अच्छे थे और उनको प्रॉपरली बनाया गया था युद्ध से बचने के लिए। और जो आप कई बार आपने देखा होगा पुराने जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स जिसमें दिखाए जाते हैं, उनके बहुत ऊंचे ऊंचे गेट होते हैं जिससे कोई जो नॉर्मली आज के ज़माने में देखे जाए तो इस तरह से नहीं बनते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये लोग बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े गेट बनवाते थे। और आर्च जो होता था गेटवे का वो इस तरीके से होता था कि उसके ऊपर, गेट के ऊपर एक डोम बनाया जाता था जहाँ पर क्या एक प्रॉपर सेफ गार्ड के लिए लोग बाग भी बैठाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बनाए जाते थे वो टर्किश सुल्तान से इन्फ्लुएंस्ड थे। यहाँ पे जो बनाए गए हैं उन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने कई लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के भी अपना आर्किटेक्चर जो है इम्प्रोवाइज किया था ये विजयनगरा के लोगों ने। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे इनका जो गेटवे था उसके ऊपर टूम बने हुए थे। ठीक है, कई सारे फीचर्स थे टिपिकल आर्किटेक्चर में, और उनमें ही एक टर्किश सुल्तान के द्वारा किया हुआ, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हुआ था। अब हम इसको प्रॉपरली लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। A second line of fortification went round
the inner core of the urban complex, and a third line surrounded the royal center, within which each set of major buildings was surrounded by its own high walls. सेकेंड लाइन जो था फोर्टिफिकेशन का, उसके अंदर अर्बन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो था इनर कोर जो था वो मेन चीज़ थी, ठीक है। और थर्ड लाइन जो है उसके अंदर ये बताया गया था कि रॉयल सेंटर के चारों तरफ और मेजर बिल्डिंग्स जो थी उनके चारों तरफ भी बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई थी। The fort was entered through well-guarded gates which linked the city to the major roads। और जो फोर्ट है, जिस किसी भी किले के अंदर आपको एंटर होना होता था तो वो बड़े गार्डेड गेट्स में से निकलना होता था, यानी उस पर उन गेटवेज पे गार्ड्स को बैठाया जाता था। यहाँ पर जैसे ये एक आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है तो यहाँ पर गार्ड्स को बैठाया जाता था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये टर्किश सुल्तान से इन्फ्लुएंस्ड होकर के इस गेट के ऊपर टूम भी बना हुआ है, ठीक है। ये उनका आर्किटेक्चर है। नॉर्मली तो लोग बाग क्या करते थे, सिर्फ इतना ही गेट बनवा देते थे इनके, लेकिन टूम भी है और ये आर्च जो है वो भी बना हुआ है। फोटो में देख पा रहे होंगे आप लोग। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो वो यही बताया जा रहा है इसमें भी। गेटवेज, अच्छा ये जो बड़े बड़े गेटवेज होते थे ना, ये इनको मेजर रोड से भी जोड़ा करते थे, जो मेन रोड हुआ करते थे उससे भी जोड़ा करते थे शहर को, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता था। Gateways were distinctive architectural features that often defined the structures to which they regulated access। Gateways जो हैं वो अलग अलग architectural features के तहत बनाए जाते थे, जो अलग अलग structure से influence होकर के होते थे। The arch on the gateway leading into the fortified settlement, as well as the dome over the gate, are regarded as typical features of architecture introduced by Turkish sultans। अब टर्किश सुल्तान से इन्फ्लुएंस होकर के इन लोगों ने अपने गेट के ऊपर एक तो क्या बनाया, डोम बनवाया है, और साथ साथ उसके ऊपर आर्च भी बना हुआ है, यही जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। Art historians refers to this style as Indo-Islamic, as it grew continually through the interaction with local building practices in different regions। अब आर्ट हिस्टोरियंस ने इसको बोला है इस तरह के जो गेट बनाए गए हैं वो इंडो इस्लामिक से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये लगातार बढ़ते रहते थे क्योंकि वहाँ की जो लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करने वाले लोग जब वहाँ आते थे तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के ये बनवाते रहते थे। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने आज के एग्जाम्पल से, वो ये है कि अगर आज हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर भी कई सारी बिल्डिंग्स आपको अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होगी। ये मॉन्यूमेंटल नहीं बोल रही हूँ मैं, ये जो आज की बिल्डिंग्स बन रही हैं उस पे, जहाँ पे कोई नई चीज़ जैसे किसी और सिटी या कोई और देश में बनी तो उससे इन्फ्लुएंस होकर के यहाँ पर भी उसी तरह की चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाता है। वैसे ही पुराने ज़माने में यही होता था। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैम इट इज क्लियर। ओके नो मैम, इट इज क्लियर। ओके। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इन सारे रूट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो सिटी के चारों तरफ होते थे या सिटी तक लेके जाते थे, और उन्होंने एक ट्रेसिंग पाथ्स जो है वो पाए हैं, ठीक है, और कुछ पेवमेंट्स भी पाए हैं। अब रोड्स जो होते थे वो जनरली वैलीज के चारों तरफ बनाए जाते थे। इस तरीके से बनाए जाते थे कि जो रॉकी टेरेन यानी कि जो रॉकी एरिया है, क्योंकि उस जमाने में इतनी तो टेक्नोलॉजी थी नहीं ना कि पहाड़ काट करके बना दी उन्होंने रोड, वो तो हमारे पास में अब डेवलप हुई है। उस समय में ये इस तरह के एरियाज को पूरी तरीके से अवॉइड करते थे, और कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स जो है वो इनको लेके जाते थे टेम्पल गेटवे से लिंक्ड होते थे बाजार तक, ठीक है। Archaeologists have studied roads within the city and those leading out from it। Archaeologists ने पढ़ा है रोड्स जो सिटी के अंदर थे और वो जो रोड उनको बाहर की तरफ लेके जाते थे। These have been identified by tracing paths through gateways as well as by finds of the pavements। अब ये जो इसके इनको जो इन्होंने पहचाने हैं चलने वाले रास्ते देखे हैं इन्होंने जो गेटवे से निकले जाते थे और वो कहाँ तक लेके जाते थे, इन्होंने कुछ पेवमेंट्स भी जो है उसमें पता लगाए हैं। कई बार क्या होता है इस तरह के जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना इनमें रहस्यमय तरीके से कुछ चीज़ें भी जो है बनी हुई होती हैं अलग अलग, जैसे कुछ तहखाने बनाए जाते थे और उसका एक रहस्यमय तरीके से रास्ता होता था जाने का, तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम वो भी ढूंढना होता था, वो हम आगे जाके किसी और चैप्टर में देखेंगे।
रोड्स जनरली वूंड अराउंड थ्रू द वैलीज अवॉइडिंग द रॉकी टेरेन। और जो ये रोड्स बनाए जाते थे वो अधिकतर कहाँ बनाए जाते थे? वैलीज के चारों तरफ बनाए जाते थे, और वो अवॉइड करते थे जो पथरीला रास्ता होता था उसको। Some of the most important roads extended from temple gateways and were lined by bazaars. कुछ important roads जो हैं वो मंदिर के जो गेटवेज होते थे वहाँ से निकलते थे, और उसके चारों तरफ कुछ बाजार्स भी होते थे। अब है अर्बन कोर। इस पैराग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी आर्कियोलॉजिस्ट वाले में, लास्ट पैरा था हमारा। नो मैम। ओके, अब इन रोड्स के चलते चलते ये भी देखा जाएगा कि अर्बन कोर क्या मतलब कि किस तरीके से यहाँ पे शहरीकरण हो रहा था। यहाँ पर जो नॉर्मल लोगों के घर हैं उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उसके नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लोग होते थे उनके घरों के भी इनको सबूत मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि उन्होंने वहाँ पे क्या चाइनीज पोर्सलिन भी कुछ तरीकों में इनको पाया है। ठीक है, जिसके जो कहाँ इंक्लूडेड था? नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर जो था अर्बन कोर का, वहाँ इंक्लूडेड था। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी वो बताई गई है, एक तरीके से लोकेशन जो है वो बताई गई है। चाइनीज पोर्सलिन एक तरीके का जैसे सेरामिक वर्क के बने हुए पॉट्स वगैरह होते हैं, वो भी इनको मिले हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर जो मैम नॉर्थ चीनी ईस्ट, मिट्टी के बर्तन। हाँ चीनी मिट्टी के बर्तन एक तरीके से आप समझ सकते हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखाई देती हूँ। चाइनीज बर्तन जो हैं वो बनाए जाते थे उस जमाने में, मतलब वो पाए गए हैं। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ये है चाइनीज Yes, ma'am. पोर्सलिन पॉटरी जो है, अलग अलग उसकी जो चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है, इस पे ये इस तरह के बर्तन भी अनुष्का आप कुछ बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा आपकी, लिख दो। तो इस तरह की चीजें बनाई जाती, मतलब इस तरह की चीजें भी उस एरिया में पाई गई हैं। अब वापस बैक टू अपना बेसिक, और वो किस एरिया में पाई गई है? नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर जो था अर्बन कोर का, उसमें पाई गई हैं। ठीक है, दो एरियाज थे, अर्बन कोर और सेक्रेड एरिया। ठीक है, वहां पर, और ये एरियाज जो हैं माना जाता है कि अमीर ट्रेडर्स जो थे उनके द्वारा जो है ऑक्यूपाई किए हुए थे। वहाँ पे कुछ मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी पाए गए हैं, जहाँ पर टूम्स और मॉस्क जो हैं देखे जाते हैं, वो अलग अलग आर्किटेक्चर जो है उनका देखते हैं। और कुछ हम्पी के अंदर जो टेम्पल्स थे वो मंडप्स जो होते हैं उस तरीके से भी देखे गए हैं। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। द अर्बन कोर, moving along the roads leading into the urban core, there is relatively little archaeological evidence of the houses of ordinary people. अब हम अगर मूव करते हैं अर्बन कोर की तरफ जाते हैं तो हमने बहुत ही कम आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनके घरों के। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड चाइनीज पोर्सलिन इन सम एरियाज। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एरियाज में चाइनीज बर्तन मिले हैं, इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर। और ये कहाँ मिले हैं? अर्बन कोर के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पर। and suggest that these areas may have been occupied by rich traders। और ये माना जाता है कि ये एरियाज जो है वहाँ पर अमीर ट्रेडर्स जो है उनके द्वारा वो लोग वहाँ पर रहते थे। दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर। और ये वो एरिया है जहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहा करते थे। टॉम्स एंड मॉस्क लोकेटेड हैव tombs and mosques located here have distinctive functions, yet their architecture resembles that of the mandaps found in the temples of Hampi। tombs और mosque जो है उनका अलग फंक्शन होता था यहाँ पर, लेकिन उनका जो बनावट है वो कहीं ना कहीं हम्पी के जो मंदिर के मंडप्स होते हैं उनसे मेल खाती है। This is how the 16th century Portuguese traveler Barbosa described the houses of ordinary people which have not survived। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा ये किस तरीके से है? ये अलग
आर्किटेक्चरल बेसिस पे हमने पढ़ा है। और यहाँ पे जो ट्रेवलर आए थे बारबोसा, उन्होंने बोला है कि जो आम जनता के घर थे जो सरवाइव नहीं कर पाए हैं, 16 सेंचुरी के अंदर आए थे ये पोर्चुगीज ट्रेवलर, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, द अदर हाउसेस ऑफ द पीपल आर thatched but nonetheless well built and arranged according to occupations in long street with many open places। बाकी लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के घर जो है वो अच्छे से बने गए थे, उनकी ऑक्यूपेशन से मतलब वो जो काम करते थे उससे बिलोंग करते थे, उस तरीके से बनाए गए थे और अरेंज किए गए थे इस तरीके से खुले गलियों के अंदर बड़े बड़े जगहों पर। इन्होंने इस तरीके से जो आम जनता के घर थे उनको जो सरवाइव नहीं कर पाया और कुछ जो सरवाइव कर पाया उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। अभी तक इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस। विजयलक्ष्मी, यू वर अबाउट टू से समथिंग, प्लीज आप अपना मैसेज ऑप्शन जो है वो यूज करें, चैट ऑप्शन। आवाज क्लियर नहीं थी क्योंकि आपकी। अच्छा, इट्स क्लियर, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को आगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप कल के सेशन के लिए कलेक्ट करें अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। Till then, have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.